बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स। बेटा हमारा कैपिटल रिडक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर चल रहा था और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्वेश्चन है द बैलेंस शीट ऑफ अल खैर लिमिटेड एज ऑन December 31, 2015 इज़ एज फॉलोज। अच्छा बेटा, कभी कभी जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट होती है अगर वो बराबर ना हो तो फिर आपका आंसर भी बराबर नहीं आता। इसलिए सम टाइम ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन की ही बैलेंस शीट इक्वल नहीं होती, तो आपको पहले वो आपकी वो इक्वल होनी चाहिए। तो इसको भी आप नोट कर लिया कीजिए कि आया इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल है 25 रुपीज़ के हिसाब से 10 लाख और इसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई, आप इसको डबल लाइन से क्लोज कर दीजिए। और उसको बोल्ड करने का मकसद भी यही है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है ऑथराइज कैपिटल की। इसके बाद है पेड अप कैपिटल पार ₹25 पर शेयर 8 लाख। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वैसे तो पार वैल्यू 10 रुपीज़ होती है और अगर क्वेश्चन में ना मेंशन हो तो हम 10 रुपीज़ ही पार वैल्यू को ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर वो अपनी तरफ से पार वैल्यू को 25 कह दे तो हम 25 मान लेंगे। तो यहाँ पे पार वैल्यू 25 रुपीज़ के हिसाब से 8 लाख है, तो फिर आप इसको डिवाइड कर लीजिए ताकि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएं। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 25, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं 32,000। तो आप इसके आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए बॉन्ड पेबल है 180, अकाउंट्स पेबल 70 और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट एसिड है 80,000 और टोटल है 11,30,000। इसके ऊपर लाइन लगा लीजिए ताकि ये पूरा बॉक्स बन जाए। फिर इसके बाद प्लांट एसेट, गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, कैश इन एंड ऑपरेटिंग लॉस। बेसिकली ये जो ऑपरेटिंग लॉस है ये रिटेन अर्निंग है। रिटेन अर्निंग भी कहा जाता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, ऑपरेटिंग लॉस भी कहते हैं। तो 3 आइटम है हमारे पास जो कि हमें परमानेंटली राइट ऑफ करने होते हैं। यहाँ पे वो 3 है, गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और रिटेन अर्निंग यानी कि ऑपरेटिंग लॉस। शेयर डिस्काउंट नहीं है तो इसको तो टिक कर लीजिए। इसके बारे में मैं आपको तकरीबन हर क्लास में बता चुका हूँ और आज एक मरतबा फिर बता रहा हूँ कि ये जो आइटम होते हैं ये परमानेंटली राइट ऑफ करने वाले आइटम होते हैं, यानी वो आपको क्वेश्चन में कहे ना कहे आपको लाजमी ये राइट ऑफ करने हैं। ओके, इसके बाद आगे कहते हैं द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वॉज एग्रीड अपॉन एंड इम्प्लीमेंटेड अंडर सेक्शन 283 ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। यानी कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के सेक्शन 283 के तहत इन्होंने जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनाया वो क्या है, द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल टू रिमेन अनचेंज एट ₹10 लाख। यानी जो ऑथराइज कैपिटल का अमाउंट है वो तो वही रहेगा 10 लाख, बट द पार वैल्यू ऑफ ईच ऑर्डिनरी शेयर इज नाउ टू बी ₹10 इन कंप्लायंस विद द कंपनीज ऑर्डिनेंस ऑफ 1984। देखो बेटा, कभी कभी सवालों के अंदर वो कोई ऐसी बड़ी बड़ी वर्डिंग्स और सेंटेंस लफाजी लिख देता है कि बच्चे इसी में फंस जाते हैं। पहली बात, ऑथराइज कैपिटल में वो जो भी कुछ कहे आप उसको इग्नोर कर दीजिए, वो हमारे किसी काम का नहीं। सही है। हाँ, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो यही ऑथराइज कैपिटल हमें लिखना होता है, लेकिन ज़ाहिर टोटल में तो वो फिर भी नहीं आता। तो इतना ख्याल रखिएगा कि जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे और ऑथराइज कैपिटल लिखेंगे तो अमाउंट वही 10 लाख आएगा, लेकिन ये 10 रुपीज़ के हिसाब से होगा। तो भाई हमें तो वैसे भी अमाउंट चाहिए होता है, हमें नंबर ऑफ शेयर्स की ऑथराइज कैपिटल में जरूरत भी नहीं है। इनफैक्ट ऑथराइज कैपिटल हमारे लिए टोटली इग्नोरेबल है, इसको वैसे ही देखने की जरूरत नहीं है। असल सवाल हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। द शेयर होल्डर सरेंडर्ड देयर 32,000 ऑर्डिनरी शेयर और ₹25। वो देखो, जो सवाल के अंदर भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले 32,000 की क्वांटिटी निकलवाई थी 25 के हिसाब से। कहते हैं कि वो इतने शेयर्स 25 रुपये वाले सरेंडर करके एंड इन एक्सचेंज दे वर इशूड 47,000 शेयर और ₹10 पर। यानी इनसे ये पुराने 32,000 शेयर 25 रुपये वाले सरेंडर करा के इनको नए शेयर दिए जा रहे हैं 47,010 के हिसाब से। इसका मतलब है बाकी जितना अमाउंट है वो सब सेक्रीफाइस हो रहा है, यानी कि वो रिकंस्ट्रक्शन में जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटेशन अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन। जी, सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर्स कैपिटल बिफोर रिडक्शन 32,000 मल्टीप्लाई बाय 25
कितना आया ये 8 लाख, इसमें से आप लेस कर देंगे शेयर्स कैपिटल आफ्टर रिडक्शन। तो आफ्टर रिडक्शन इन्होंने 47,000 कर दिए 10 के हिसाब से, तो कितना बन गया ये 4,70,000। तो कितना आंसर आया ये 3,30,000 और इसको आपने लिख दिया अमाउंट ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। सही है जी। और साथ साथ हम इसकी यहां पे एंट्री भी बनाते रहते हैं। कौन है ये? मैसर्स अल खैर लिमिटेड। और क्या बना रहे हैं हम इसका? जनरल जर्नल। ओके, पहली एंट्री ऑलमोस्ट फिक्स है, हमेशा एक ही तरीके से बनती है। सबसे पहले हम इनके क्वेश्चन वाले शेयर्स कैपिटल को खत्म करते हैं, डेबिट करते हैं बाय ₹8 लाख। और जो नया शेयर्स कैपिटल क्रिएट हुआ है विच इज 4,70,000, इसको हम करेंगे क्रेडिट और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ये आ गया रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 3,30,000। सही है। ये अमूमन पहली एंट्री बिल्कुल फिक्स होती है, इसमें एज सच कोई मसला नहीं होता। अच्छा, अब इसके बाद यूटिलाइजेशन से पहले सम टाइम वो बॉन्ड या डिबेंचर की भी एंट्री कहता है, तो इसलिए याद रखिए अगर वो डिबेंचर या बॉन्ड पेबल की सेटलमेंट कर रहा हो तो यूटिलाइजेशन से पहले आप बॉन्ड की भी एंट्री बना लेंगे ताकि दोनों एंट्री का रिकंस्ट्रक्शन को की नेट वैल्यू लें। तो बॉन्ड के बारे में वो कहता है आपसे 20,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 par वर इशूड टू बॉन्ड होल्डर्स फॉर रिडीमिंग देयर बॉन्ड्स। कहते हैं कि जो बॉन्ड होल्डर हैं उनको 20,000 शेयर इशू किए जा रहे हैं 10 रुपए वाले, तो कितना अमाउंट बन जाएगा 2 लाख इनके बॉन्ड की रिडम्पशन के अगेंस्ट। अब अगर आप सवाल में जाके देखें तो क्वेश्चन में जो बॉन्ड है वो है 1,80,000, जबकि आप इस बॉन्ड की पेमेंट के लिए जो शेयर इशू कर रहे हैं वो कर रहे हैं आप 20,000 10 रुपए वाले, तो ये कितना बन जाता है 2 लाख। इसका मतलब क्या है कि हमें बॉन्ड की रिडम्पशन पे 20,000 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को हम रिकंस्ट्रक्शन से कवर कर लेंगे। तो ये लीजिए, ये आपने लिखा बॉन्ड पेबल डेबिट कितने का है 1,80,000 और चूंकि हमें इस पे 20,000 का लॉस हो रहा है तो ये हमने लॉस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से कवर कर लिया 20,000। और चूंकि आपने इसके बदले शेयर इशू किए हैं तो जब भी शेयर इशू करते हैं तो शेयर्स कैपिटल आता है क्रेडिट में 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 2 लाख। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये सिचुएशन इसकी उलट भी हो सकती है, यानी फर्ज कीजिए कि हम 1,80,000 के बदले 1,60,000 के शेयर इशू कर रहे हैं, तो अब आपके डेबिट में 180 और क्रेडिट में 160, तो फिर ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा। ज्यादातर तो रिकंस्ट्रक्शन बॉन्ड की एंट्री में डेबिट में आता है बट क्रेडिट में भी जा सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम बॉन्ड को रिडीम करें वापस करें तो जितना अमाउंट डेबिट में उतना ही क्रेडिट में हो, तो रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं है। नाउ अब हमारा अगला मरहला है और वो है कि रिकंस्ट्रक्शन को यूटिलाइज करना। अब आप देख सकते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन 3,30,000 क्रेडिट में है, जबकि 20,000 में पहले ही यूटिलाइज कर चुका हूं लॉस की शक्ल में, जो कि मुझे बॉन्ड की रिडम्पशन पे हुआ, तो इसका मतलब है वो क्रेडिट और ये डेबिट, तो यूटिलाइजेशन के लिए हमारे पास कितना बचा अमाउंट 3,10,000। सही है। अच्छा, अगर यहाँ पे ये 20,000 क्रेडिट में होता तो दायरा पे ये रिकंस्ट्रक्शन 3,30 और ये 20,000 भी अगर क्रेडिट में होता तो दोनों को मैं ऐड कर लेता, तो मैं यूटिलाइजेशन 3,50,000 से करता। बट अब हमारी जो यूटिलाइजेशन होगी वो कितने से होगी 3,10,000 से। अच्छा, अब ये बात तय है कि जो हमारे परमानेंटली राइट ऑफ करने वाले आइटम है वो कहे या ना कहे वो हमने करने ही करने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसने आपको कह दिया कि गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एंड बैलेंस टू प्रॉफिट और लॉस
वर कंप्लीटली राइट ऑफ। सही है, तो जाके देखिए गुडविल है 30,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 10,000 और ऑपरेटिंग लॉस 75,000। तो ये मैंने सबसे पहले गुडविल को राइट ऑफ किया 30,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ किया 10,000 और रिटेन अर्निंग को 75,000। तो ये तो हो गया आपके परमानेंटली राइट ऑफ करने वाले आइटम, 30,000 गुडविल, 10,000 प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग लॉस यानी रिटेन अर्निंग 75,000। अब नंबर 5 में आपसे वो पार्शली राइट ऑफ करने वाले आइटम बता रहा है। ये जो पार्शली राइट ऑफ करने वाले आइटम होते हैं इनमें कभी कभी वो वैल्यू बताता है जो रह जाती है, तो जो राइट ऑफ की होती है वो खुद निकाल लेते हैं। कभी कभी वो डायरेक्ट राइट ऑफ वाली वैल्यू बता देता है, तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। ये बात ध्यान में रखिए, एंट्री के अंदर हम वो वैल्यू लिखते हैं जो हम राइट ऑफ यानी खत्म कर रहे होते हैं, और जब हम इसकी दोबारा बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो वाली वैल्यू लिखते हैं जो रह जाती है। तब हम देखते हैं यहाँ पे कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल वर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 85,000। कहते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल के बारे में हमारा अंदाजा है कि अभी सिर्फ 85,000 रह गया है, यानी ये राइट ऑफ नहीं है, ये रह गया। अब जाके देखिए अकाउंट रिसीवेबल आपके पास कितना है। अकाउंट रिसीवेबल क्वेश्चन में 90,000 है और अब वो कह रहा है कि 85,000 रह गया। अकाउंट रिसीवेबल अगर आपका यूटिलाइज होता है तो उसको आप बजाय अकाउंट रिसीवेबल लिखने के उसको आप किस नाम से लिखेंगे, अलाउंस फॉर बैड डेट। सही है, इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में पहले से अलाउंस फॉर बैड डेट है या नहीं। जैसे वो फिक्स एसेट में तो हम देखते थे ना कि अगर क्वेश्चन में पहले से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है तो उसके राइट ऑफ को भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखेंगे, वरना फिक्स एसेट के नाम से लिखेंगे। अकाउंट रिसीवेबल की जो वैल्यू आपकी रिड्यूस हो रही है उसको आपने अलाउंस फॉर बैड डेट के नाम से लिखना है। तो कितना फर्क आया 90 और 85 में, 5,000 का। अगर आपने इसको अकाउंट रिसीवेबल के नाम से भी लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेहतर है कि अकाउंट रिसीवेबल की रिडक्शन वैल्यू को आप अलाउंस फॉर बैड डेट्स के नाम से लिखें। नाउ मर्चेंडाइज वाज वैल्यूड 1 लाख, यानी मर्चेंडाइज की वैल्यू अब 1 लाख रह गई। मर्चेंडाइज थी 120, अब रह गई 1 लाख, तो मर्चेंडाइज कितनी रिड्यूस हो गई 20,000। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट द प्लांट एसेट वर वैल्यू ₹550। अब मैं प्लांट एसेट के लिए यहाँ पे वर्किंग करूंगा, क्योंकि प्लांट एसेट जो है बेसिकली इसकी एक तो ऑलरेडी एक बुक वैल्यू है। तो प्लांट एसेट हमारे पास क्वेश्चन में पहले से कितना है 8 लाख, इसमें से हम वो माइनस कर देंगे जो पहले से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और वो कितना है 80,000। तो 8 लाख में से आपने 80,000 माइनस किए तो आंसर आया 7,20,000। और अब वो क्या कहता है आपसे कि ये रह गया 5,50,000, तो कितना रिड्यूस हुआ 1,70,000। सही है, तो चूंकि प्लांट एसेट जो रिड्यूस हो रहा है सवाल में पहले से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, तो हम इसकी रिड्यूसिंग को भी, रिडक्शन को भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से ही लिखेंगे, मान 1,20,000। सही है, अब हमारे सारे आइटम हो गए मुकम्मल। अब हम करते हैं इसका टोटल, क्या ये 3 10 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 1 20 और 1 20, 1 40, 1 40 और 80, 2 20, 2 20 और 10, 2 30, 2 30 और 30, 2 60। तो ये बराबर नहीं है। अच्छा, अब अगर ये बराबर नहीं है तो सर क्या करें। तो भाई अगर बराबर नहीं है तो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि अगर ये बराबर ना आए तो आपने इसको फिर कैपिटल रिजर्व में डालना है। ये बात जो है वो एक बच्ची ने भी मुझसे पूछी थी, अगरचे मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं कराया था, लेकिन ये बात मैं आपको शुरू में बता चुका था कि अगर कोई डिफरेंस आए तो आप उसको कैपिटल रिजर्व में लिखेंगे। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एंट्री बनाने के बाद चेक ही नहीं करते कि आया ये डेबिट क्रेडिट बराबर है या नहीं। तो अगर डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है तो आपको ये कैपिटल रिजर्व से बराबर करना पड़ेगा। तो एक नंबर तक और चेक कर लें। अच्छा हाँ, ये मुझसे एक मिस्टेक हो गई, ये 170 है, तो ये मेरा ख्याल में बराबर आ जाएगा। ये 120 नहीं था, ये 170 था। तो 170 और 180, 250, 250, 280, 290, 295 अभी भी बराबर नहीं है। हाँ बराबर है, 3,10,000 बराबर है।
अच्छा, मैं ये बता रहा था, चूंकि मुझसे मिस्टेक हुई, मैंने 170 की जगह 120 लिख दिया था, तो ये सवाल कैपिटल रिजर्व की तरफ चला गया था। अभी तो ये बराबर है, लेकिन अगर ये बराबर नहीं होता, फर्ज कीजिए ये 3,10,000 है और ये 3 लाख है, या 280 है, या 3,05,000 है, यानी 5, 6, 8 हज़ार 10,000 का फर्क है, तो आप नीचे लिख देंगे कैपिटल रिजर्व, जितना भी फर्क होगा। अच्छा, जब आप कैपिटल रिजर्व लिख देंगे तो सर वो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? तो जब आप बैलेंस शीट में जहाँ शेयर्स कैपिटल लिखते हैं ना, उसी के नीचे फिर आपको ये कैपिटल रिजर्व करके लिखना होगा। यानी शेयर्स कैपिटल लिखने के बाद जो एंट्री में कैपिटल रिजर्व आएगा, शेयर्स कैपिटल के नीचे आप कैपिटल रिजर्व लिख देंगे और बाकी पूरा सवाल आपका नॉर्मल होगा। एक बात हो गई। अगली बात ये कि सर इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी? तो बेटा बैलेंस शीट आपको इसकी पहले भी कई मरतबा बनवा चुका हूँ, तो इसलिए बैलेंस शीट बनाने पर मेरा फोकस नहीं है। मेरा फोकस इस बात पर है कि आपको मैं ये सवाल सॉल्व करना सिखा दूँ, तो बैलेंस शीट आप खुद भी बना सकते हैं। तो बैलेंस शीट के लिए सिंपल ऑथराइज कैपिटल अगर आप लिखना चाहें तो वही लिख दीजिएगा 10 लाख, बट शेयर्स कैपिटल कितना लिखेंगे आप? 470 एंड 2 लाख, कितना हो गया ये? 670। और अगर एंट्री में कैपिटल रिजर्व आता तो कैपिटल रिजर्व उसके बाद लिखा जाता है, इसमें नहीं है, तो 470 और 2 लाख 670। क्लियर होगी बात? फिर इसके बाद अकाउंट पेबल एज इट इज आ जाएगा और बॉन्ड पेबल नहीं आएगा, क्योंकि बॉन्ड पेबल हम पूरा अदा कर चुके हैं। फिर इसके बाद आप क्रेडिट साइड पे आइए, तो जब आप प्लांट एसेट लिखेंगे तो प्लांट एसेट लिखेंगे आप 8 लाख और फिर उसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, पहले से है 80,000 और ये है 170, तो 180 और 170 250 माइनस करेंगे आप। फिर इसके बाद फिक्स एसेट में आपके पास मजीद कुछ भी नहीं है। फिर आप लिखेंगे कैश एज इट इज आ जाएगा, मर्चेंडाइज 120 में से ये 20 माइनस कर देंगे तो 1 लाख आ जाएगा। और जब अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे 90, तो उसमें से नीचे माइनस करेंगे आप अलाउंस फॉर बैड डेट 5,000, तो फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 85,000। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आपने करना है। और अब आ जाइए आप अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। अच्छा, 9 भी बिल्कुल 8 के जैसे ही है और ये आप लोग 8 क्वेश्चन आपने किया था तो उसके जैसे ही 9 है, लेकिन मैं फिर एक मरतबा करा देता हूँ। फिर हमारा एक जरा बड़ा वाला सवाल रह जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में जरा जल्दी से डिस्कस करते हैं। ये यूनिलीवर पाकिस्तान है, ऑथराइज कैपिटल को छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपके पास जो पेड अप कैपिटल है वो 60,000 शेयर हैं, 10 के हिसाब से 6 लाख, डिबेंचर पेबल, अकाउंट पेबल और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 हैं, एक बिल्डिंग और एक फर्नीचर। फिर एसेट साइड पे बिल्डिंग, फर्नीचर, कॉपीराइट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस यानी रिटेन अर्निंग, इसको टिक कर लीजिए। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, गुडविल, इसको टिक कर लीजिए। 3 हमारे पास फिक्टिशियस एसेट हैं जो हमें परमानेंटली राइट ऑफ करने हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड गुडविल। ओके, द कंपनी वाज सफरिंग इन ह्यूज लॉसेस, देयरफॉर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी प्रिपेयर्ड अ स्कीम फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कहते हैं द नंबर ऑफ शेयर डिड नॉट चेंज बट द पार वैल्यू ऑफ ईच शेयर रिड्यूस बाय ₹4 ईच, यानी 4 रुपए से रिड्यूस हो रही है। रह कितनी गई? 6 रुपए रह गई। बाय के साथ लिखे ना, बाय को जरा सर्किल में डाल दीजिए कि आपकी जो रिडक्शन है शेयर्स की वैल्यू है वो 4 रुपए से ही रिड्यूस हो गई, यानी 4 रुपए ही रिड्यूस हुई है, तो रह कितनी गई? 6 रुपए। अच्छा, अब अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि सर हमें ये नहीं समझ में आ पाता कि आया सवाल में वो ये वाली वैल्यू बता रहा है या ये वाली वैल्यू बता रहा है। अच्छा, जो कि बेटा सवाल इसी से ही रिलेटेड है तो एंट्री तो यही बननी है, मैं पूरा नहीं बिटा रहा हूं। अकाउंट पेबल है इसमें, डिबेंचर पेबल मैं पूरा नहीं बिटा रहा हूं क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे ही मुझे सवाल करना है, तो सिर्फ वैल्यूज को मैं मिटा देता हूं। जी, और क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, बिफोर रिडक्शन तो बहुत सिंपल है भाई, जो क्वेश्चन में वही लिख दो। तो कितना है? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 6 लाख। अब वो ये कह रहा है कि आपका जो शेयर्स है वो 4 रुपए से रिड्यूस हो गया है, बाय के साथ है। इसका मतलब है कि वो 4 रुपए ये वाली वैल्यू बता रहा है जो आपकी रिड्यूस हुई है। सही है? कितनी रह गई? वो 6 रुपए। सही? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर वही 60,000 है, लेकिन जो वैल्यू रह गई है वो 6 रुपीज है। तो जरा इसको देख लीजिएगा, अगर 2 के साथ होता तो फिर मैं वो यहाँ पे लिखता,
बाय के साथ है तो इसका मतलब है 4 रुपए ही रिड्यूस हुई है, तो रिड्यूसिंग वैल्यू चूंकि नीचे आती है तो जो रह गई वो 6 रुपए। सही है, मेरी इसी बात को आप बार बार रिवाइंड करके सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी। यानी ये आ गया 3,60,000, तो ये कितना बना ये 2,40,000। तो ये आप इसकी एंट्री बना देंगे। शेयर्स कैपिटल डेबिट 6 लाख, शेयर्स कैपिटल क्रेडिट 3,60,000 एंड 2 लाख ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड। ओके, फिर इसके बाद आगे कहते हैं इशूड 30,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹6 ईच टू बॉन्ड होल्डर्स फॉर रिडम्पशन फुली पेड। कहते हैं आप अपने बॉन्ड होल्डर को जो कि बेसिकली सवाल में डिबेंचर पेबल के नाम से है, आप उनको उनकी पेमेंट के लिए 30,000 शेयर इशू कर रहे हैं 6 रुपए वाले। तो अगर मैं 30,000 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है 1,80,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस एंट्री में आ जाएगा चेंज, यानी एक चीज है जिसकी वैल्यू ही आपके पास डिबेंचर की 2 लाख है, लेकिन आप इसकी पेमेंट कर रहे हैं 180। डिबेंचर पेबल डेबिट हो गया आपका 2 लाख और क्रेडिट में आ गया शेयर्स कैपिटल 30,000 शेयर्स हैं 6 रुपए वाले, तो ये बनता है 180। तो इसका मतलब है कि आपको डिबेंचर के रिडम्पशन में फायदा हो गया। पहले वाले सवालों में लॉस था तो आप उसको रिकंस्ट्रक्शन से यूटिलाइज करते थे, अब यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं बल्कि मजीद रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आप डाल रहे हैं ये अमाउंट। तो ये चला गया क्रेडिट में 20,000। अब हम करेंगे इसकी यूटिलाइजेशन, और यूटिलाइजेशन जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल रिकंस्ट्रक्शन कितना है यूटिलाइज करने के लिए। तो देखिए रिकंस्ट्रक्शन पहली एंट्री में भी क्रेडिट, दूसरी एंट्री में भी क्रेडिट, जिसका मतलब है ये क्रेडिट ऐड हो जाएगा और अब हम दोनों को एक साथ मिला के यूटिलाइज करेंगे। और यूटिलाइज करने के लिए अब मैं करूंगा इनको डेबिट 2,60,000। अब ये बात तयशुदा है बेटा कि ये बात तयशुदा है कि हाँ, ये बात तयशुदा है कि हम जब इसकी रिकंस्ट्रक्शन की यूटिलाइजेशन करते हैं, ये जब हम रिकंस्ट्रक्शन की यूटिलाइजेशन करते हैं तो सबसे पहले अपने परमानेंटली राइट ऑफ वाले अकाउंट को खत्म करते हैं, जो कि हमें यहाँ पे एक सवाल में गिवन है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 24,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 और गुडविल 60,000। तो ये लीजिए, ये मैंने सबसे पहले खत्म किया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 24,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 और गुडविल 60,000। ये हो गया आपके परमानेंटली राइट ऑफ। अब इसके बाद देखते हैं पार्शली राइट ऑफ क्या है। टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ₹2,70,000। कहते हैं जो बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 2,70,000 तक रिड्यूस हो गई। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे 2 फिक्स एसेट हैं तो हम यहाँ पे इसकी ऐसे वर्किंग कर लेते हैं। एक आ गया बिल्डिंग और दूसरा क्या है फर्नीचर। अच्छा, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है कॉस्ट 3,20,000 और फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है 1,60,000। पहले से इस पे कितना डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर देंगे हम, वो है बिल्डिंग पे 16,000 और फर्नीचर पे 24,000। 16,000 और 24,000, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई 3,04,000 बिल्डिंग और 1,36,000 फर्नीचर। ये आ गई आपकी पुरानी बुक वैल्यू, ओल्ड बुक वैल्यू। अब वो आपसे कहते हैं कि अब इसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस होके हो गई है 2,70,000। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 2,70,000। सही है, तो ये कितना बना
270 और 3,04,000 में कितना फर्क है? 34,000। तो ये जाके लिखा हमने यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 34,000, सही है। और फर्नीचर के बारे में इसने कोई रिडक्शन वैल्यू नहीं बताई, तो इसका मतलब है कि फर्नीचर की वर्किंग करना हमारे लिए बेकार था, तो इसलिए फर्नीचर को हम छोड़ देते हैं, अगर होता तो हम इसको भी कर लेते। फिर आगे कहते हैं कॉपीराइट्स आर 20% वेव्ड। वेव्ड का मतलब खत्म। तो कॉपीराइट हमारे पास 40,000 हैं और 40,000 में से 20% आपने वेव कर दिए, तो ये लीजिए ये आ गए आपके कॉपीराइट्स 8,000। फिर इसके बाद बैड डेट्स हैं हमारे 5,000, यानी बैड डेट्स का मतलब ही रिडक्शन वैल्यू होता है, तो ये आपने बैड डेट को लिख दिया अलाउंस फॉर बैड डेट 5,000। फिर इसके बाद मर्चेंडाइज रिड्यूस बाय, बाय का मतलब है यही वाली वैल्यू जो रिड्यूस हो रही है, तो ये लिख दिया आपने मर्चेंडाइज 49,000, सही है। अब आपने यहाँ पे सवाल को ऐसे खत्म नहीं कर देना, बल्कि इसको टैली करना है और देखना है कि बराबर है या नहीं। तो 80 और 60 140 और 164, 164 ये हो गया प्लस 34 प्लस 8 5 13 प्लस 49। तो ये देखिए आपका आंसर ऑलरेडी 2,60,000 आ गया। यानी जब जब आपका आंसर बराबर है तो इसका मतलब है आपको कैपिटल रिजर्व की जरूरत नहीं है, आपका आंसर ऑलरेडी इक्वल है। अब जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाएं तो सिंपल एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप बिल्डिंग लिखें तो बिल्डिंग में से आपने डेप्रिसिएशन 16,000 अलग माइनस करना है, 34,000 अलग माइनस करना है। फर्नीचर जब आप लिखेंगे 160, उसमें से सिर्फ 24,000 माइनस होगा, और जब आप अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू लिखेंगे तो उसमें से आपने सिर्फ अलाउंस फॉर बैड डेट माइनस करना है 5,000। तो बेटा अगर आपके क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दिया था, अगर आपने वहाँ पे कोई मिस्टेक की है तो क्वेश्चन नंबर 9 से आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन वैसे क्वेश्चन नंबर 8 में फ़र्क है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में फ़र्क है, तो 8 जो है वो बिल्कुल 9 जैसा नहीं है। हाउएवर अगर आपको 8 में फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारी क्लास आज अख्ताम पजीर होती है, फिर अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होती है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।